2024 लोकसभा चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने कम सीटों की समीक्षा की होगी तो जरूर इस बात को अपने डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर रखा होगा कि जातीय जनगणना से मुंह नहीं फेरा जा सकता। जातीय जनगणना कराने का फैसला विपक्ष की अब तक की शायद सबसे बड़ी जीत है। जो पार्टी अब तक मंदिर मस्जिद की बात करके चुनाव जीत लिया करती थी, जो पार्टी अपने सवर्ण वोटर को खोने के डर से जातीय जनगणना से बचती आ रही थी, उसे अब अपनी सत्ता बचाने के लिए ही सही जातीय जनगणना लेकिन करानी पड़ रही है। ओबीसी एससी एसटी को इस बात से मतलब नहीं रखना चाहिए कि जातीय जनगणना मन से करवाई जा रही है या बेमन करवाई जा रही है या सत्ता बचाने के लिए करवाई जा रही है। मतलब इस बात से रखना चाहिए कि इसके आंकड़े आने के बाद भागीदारी के बराबर हिस्सेदारी मिल पाएगी या नहीं। जातीय जनगणना आज केवल आंकड़ों की कवायद नहीं बल्कि भारत के लोकतंत्र और संविधान की सबसे बड़ी परीक्षा बन चुकी है। ये उन करोड़ों लोगों की आवाज है जो अब तक हाशिए पर थे, जिन्हें नीति में नहीं गिना गया, लेकिन अब गिनती में उनका हिसाब मांगा जा रहा है। सदियों से जिन जातियों को सत्ता से दूर रखा गया, अब वही जातियां आंकड़ों के जरिए सत्ता से सवाल कर रही हैं। ये जनगणना राजनीति को हमेशा के लिए बदलने जा रही है, क्योंकि अब बहस ये नहीं होगी कि कौन पढ़ा लिखा है, बल्कि ये होगी कि किसे पढ़ने का मौका मिला। अब साफ होगा कि संसाधनों, नौकरी, शिक्षा और सम्मान की पहुंच जाति के दरवाजे से होकर गुजरती है। अब वो दिन चले गए जब कहा जाता था जाति नहीं देखते। अब आंकड़े कहेंगे जाति हर जगह खड़ी है, दरबान बनकर, दरवाजे बंद करके। ये सिर्फ गणना नहीं, ये गिनती है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। जब सामने आएगा कि एससी, एसटी और ओबीसी मिलाकर देश की 85% से ज्यादा आबादी है, तो सवाल उठेगा कि आरक्षण की सीमा सिर्फ 50% फिर क्यों है। ये सवाल अब भाषणों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अदालतों और संसदों में गूंजेगा। कभी कभी आंकड़े सिर्फ आंकड़े नहीं होते। अब तक जिन जातियों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, वो अब अपना हिसाब मांग रही हैं। वो पूछ रही हैं, नीति बनाते वक्त हमारा हिस्सा कहाँ था। अब सत्ता के गलियारों में बैठे लोग सिर्फ बहुमत से नहीं डरेंगे, बल्कि आंकड़ों की चुभन से ही बेचैन होंगे। जातीय जनगणना एक आईना है जो दिखाएगा कि लोकतंत्र में सिर्फ गिनती नहीं, बराबरी भी मायने रखती है। लेकिन इस जनगणना का विरोध वही ताकतें कर रही हैं जो हजारों सालों से ऊंची जाति के विशेषाधिकार के किले में सुरक्षित बैठी हुई थीं, जिन्हें डर है कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी मेधावी छवि, उनके संस्कारी वंश और कर्म प्रधान दर्शन सब कुछ सवालों के घेरे में आ जाएगा। जाति जनगणना से उपजे सवाल एक सामाजिक इंकलाब की बुनियाद रखेंगे। ये आंकड़े बहस को जन्म देंगे कि कैसे पिछड़े वर्गों को असली हिस्सेदारी दी जाए। क्या अब सत्ता और संसाधनों को फिर से बराबर बराबर बांटना संभव है? क्या है जाति जनगणना? क्या ये पहली बार की जाएगी? क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए जरूरी होंगे? इतिहास में पहली बार कब हुई थी जनगणना? फैक्ट्स एंड फिगर्स के इस एपिसोड में आई विल एक्सप्लेन। नमस्कार, मैं हेमंत और आप मॉलिटिक्स देख रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि देश में जातिगत जनगणना कराई जाएगी। साल के आखिर में बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी पार्टियां लंबे वक्त से जातिगत जनगणना की मांग कर रही थी। ऐसे में कयास हैं कि जनगणना की शुरुआत सितंबर से हो सकती है, लेकिन पूरी प्रक्रिया में करीब 1 साल तक लग जाएगा। यानी अंतिम आंकड़े 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में सामने आ सकते हैं। अब तक 2011 तक की जनगणना फॉर्म में कुल 29 कॉलम हुआ करते थे, जिनमें नाम, पता, काम, शिक्षा, माइग्रेशन जैसे सवाल होते थे। लेकिन जाति की डिटेल सिर्फ एससी और एसटी के लिए ही रिकॉर्ड हुआ करती थी। अब जब जातिगत जनगणना हो रही है तो जनगणना फॉर्म में नए कॉलम जोड़े जाएंगे ताकि हर जाति का डेटा सामने आ सके। नाम, परिवार के मुखिया से रिश्ता, जेंडर, उम्र, मैरिड है या नहीं, अगर हैं तो किस उम्र में शादी हुई, धर्म क्या है। पहले सिर्फ एससी एसटी का कॉलम था, अब इसमें सभी जातियों की डिटेल भरी जाएगी। डिसेबिलिटी, मातृभाषा, अन्य भाषा ज्ञान, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम करते हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं या खुद का काम है, काम की श्रेणी क्या है, काम के लिए कितनी दूर और कैसे जाते हैं, जन्म स्थान क्या है, कितने बच्चे हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन सिर्फ ऐलान कर देना काफी नहीं होगा। जातियों की गिनती करने के लिए जनगणना एक्ट 1948 में बदलाव करना जरूरी होगा, क्योंकि अभी तक ये कानून सिर्फ एससी और एसटी की गिनती की इजाजत देता है। अगर ओबीसी की गिनती करनी है तो कानून में संशोधन करना पड़ेगा। इस संशोधन के बाद देश की करीब 2650 ओबीसी या इससे भी ज्यादा जातियों का आंकड़ा सामने आ सकता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में 1270 एससी और 748 एसटी जातियां दर्ज हैं।
उसी साल के डेटा के अनुसार देश की कुल आबादी में एससी की हिस्सेदारी 16.6% और एसटी की 8.6% थी। हालांकि 2011 में एक और बड़ी कवायद हुई थी, एसईसीसी की, यानी सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना की। इसे मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान कराया गया था और 3 मंत्रालयों ने इसे मिलकर अंजाम दिया था, ग्रामीण विकास मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय और गृह मंत्रालय। इस सर्वे में पूरा देश कवर हुआ, करोड़ों रुपए खर्च हुए, लेकिन नतीजा, इसका पूरा डेटा कभी भी सार्वजनिक ही नहीं किया गया। सिर्फ एससी एसटी परिवारों से जुड़े कुछ आंकड़े ग्रामीण विकास मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे, लेकिन ओबीसी के आंकड़ों पर एक अजीब सी चुप्पी बनी रही। आप जानते हैं कि देश में जनगणना का इतिहास क्या रहा है। 1881 की बात है। देश अंग्रेजों की हुकूमत में था, जिस वक्त ब्रिटिश सरकार ने पहली बार पूरे भारत में जनगणना करवाने का फैसला किया। इस जनगणना में जातियों की बाकायदा गिनती होती थी और यह सिलसिला मुसलसल 1931 तक यूं ही चलता रहा। तब तक हर जनगणना में जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए जाते रहे। फिर आया साल 1941। इस बार जनगणना तो हुई, जातियों की गिनती भी हुई, लेकिन इस बार आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए गए। ऐसा क्यों हुआ? इसका कोई आधिकारिक कारण नहीं दिया गया, लेकिन ये आखिरी बार था जब ब्रिटिश भारत में जातिगत जनगणना का रिकॉर्ड तैयार हुआ था। इसके बाद जब देश आजाद हुआ तो सरकार ने जातिगत जनगणना से किनारा कर लिया। सिर्फ एससी एसटी की गिनती जारी रही, यानी ओबीसी की गिनती नहीं करवाई गई। और जब संविधान सभा का गठन हुआ तो संविधान सभा के वो सदस्य, यानी नेहरू, पटेल, अंबेडकर, मौलाना आजाद, ऐसे नेताओं ने आजाद भारत की पहली कैबिनेट का जो हिस्सा थे, उन्होंने एक बड़ा फैसला किया। उन्होंने तय किया कि आजाद भारत में जातिगत जनगणना नहीं कराई जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके मुताबिक ये समाज को बांट सकती है, समाज में विभाजनकारी असर डाल सकती है। इसलिए आजादी के बाद से सिर्फ एससी और एसटी की गिनती का सिलसिला ही चला। ओबीसी की जातियां एक लंबे वक्त तक आंकड़ों से गायब रहीं। आजादी मिली और फिर साल आया 1951। पहली बार आजाद भारत की जनगणना करवाई गई, लेकिन इसमें सभी जातियों की गिनती नहीं हुई, सिर्फ 2 वर्ग, एससी और एसटी की। बाकी जातियां, खासतौर पर ओबीसी, आंकड़ों से गायब ही रहीं। एससी एसटी की गिनती भी यूं ही नहीं की गई थी, उन्हें आरक्षण देने की संवैधानिक बाध्यता थी। इसलिए 1951 से हर जनगणना में उनकी संख्या दर्ज होती रही, लेकिन ओबीसी के साथ ऐसा कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं था, इसलिए उनकी पहचान भी अधूरी रही और गिनती भी। उन्हें तब तक कोई आरक्षण नहीं मिला था। जब साल 2010 आया, उस वक्त बीजेपी सत्ता में नहीं थी। संसद में बीजेपी के एक दमदार नेता हुआ करते थे, गोपीनाथ मुंडे। उन्होंने जाति जनगणना पर बड़ी साफ बात रखी। कहा, अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उन्हें न्याय मिलने में 10 और साल लग जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? सत्ता बदली, बीजेपी खुद सरकार में आ गई और 2021 में तय था कि अगली जनगणना होगी, लेकिन वो जनगणना हुई ही नहीं। उसी साल संसद में सरकार से सवाल पूछा गया, क्या 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी, और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी? सरकार ने जवाब दिया, सिर्फ एससी और एसटी को ही गिना जाएगा। यानी बीजेपी सरकार ने साफ कर दिया था कि ओबीसी जातियों की गिनती का कोई प्लान नहीं है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ, उसी के साथ एससी एसटी को आरक्षण मिल गया था, लेकिन कुछ ही सालों में पिछड़ा वर्ग भी अपनी हिस्सेदारी की मांग करने लगा। सवाल उठा, पिछड़ा वर्ग है कौन, कैसे तय होगा? इसके लिए 1953 में नेहरू ने बनाया एक काका कालेलकर आयोग। इस आयोग ने 1931 की जनगणना के आधार पर पिछड़े वर्ग का हिसाब लगाया, लेकिन यहां भी अड़चन आ गई। आयोग के अंदर ही बहस छिड़ गई, गिनती जाति के आधार पर हो या आर्थिक आधार पर हो। नतीजा यह हुआ कि कालेलकर आयोग इतिहास में सिर्फ एक फॉर्मेलिटी बनकर रह गया, एक कागज जो भरा तो गया मगर कभी असल में लागू नहीं हुआ। अब बात करते हैं साल 1978 की। देश में उस वक्त मोरारजी देसाई की अगुवाई में जनता पार्टी की सरकार थी। इसी सरकार ने वीपी मंडल की अध्यक्षता में एक पिछड़ा आयोग गठित किया। लेकिन कहानी में ट्विस्ट ये था कि जब 1980 के दिसंबर में मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, तब तक जनता पार्टी की सरकार गिर चुकी थी। मंडल आयोग ने क्या कहा? उसने 1931 की जनगणना को आधार बनाकर देश की अति पिछड़ी जातियों की पहचान की और बताया कि कुल आबादी का 52% हिस्सा पिछड़े वर्ग का है। फिर आयोग ने सिफारिश की कि इन जातियों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में 27% आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जैसा अक्सर होता है, इस रिपोर्ट को 9 साल तक ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। साल 1990 आते आते वीपी सिंह की सरकार ने बड़ा फैसला दिया, मंडल आयोग की सिफारिश लागू कर दी गई, यानी पिछले वर्ग को 27% आरक्षण का रास्ता मिल गया। विरोध हुआ, प्रदर्शन हुआ, आत्मदाह जैसी घटनाएं सामने आई। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार वाला ऐतिहासिक फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आरक्षण सही है, लेकिन इसकी एक लिमिट होगी, अधिकतम 50%। यानी अब तय हो गया कि आरक्षण होगा, लेकिन हद में होगा। इसके बाद टाइमलाइन में अगला स्टॉप आया 2006। केंद्र में कांग्रेस सरकार थी और मानव संसाधन मंत्री थे अर्जुन सिंह।
उन्होंने मंडल पार्ट 2 शुरू किया। इस बार मंडल आयोग की एक और सिफारिश लागू की गई। अब सरकारी नौकरियों की तर्ज पर सरकारी शिक्षण संस्थानों में भी ओबीसी को आरक्षण मिलना शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी, आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस सब में विरोध इस बार भी हुआ, लेकिन सरकार अड़ी रही और आरक्षण लागू कर दिया गया। अब बात साल 2010 की थी। कांग्रेस की सरकार थी और इस बार मांग उठी जाति आधारित जनगणना की। लालू यादव, मुलायम सिंह, शरद पवार, यहां तक कि बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे जैसे नेता भी इसके समर्थन में खड़े हो गए। लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे पर साफ नहीं थी, खुलकर समर्थन में नहीं आई। मार्च 2011 में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम संसद में खड़े होकर कहते हैं, जो लोग जनगणना का काम करते हैं उनके पास जाति जैसी संवेदनशील चीज की गिनती करने का अनुभव नहीं है। यानी बात को घुमा दिया गया। लेकिन लालू यादव जैसे सहयोगी दलों का दबाव बढ़ा तो कांग्रेस को झुकना पड़ा। प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में एक कमेटी बनी और तय हुआ कि जातीय आधार पर गिनती की जाएगी। इस जनगणना का नाम रखा गया सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस, SECC। कांग्रेस सरकार ने इस गिनती पर करीब 4800 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। जिलावार आंकड़े जुटाए गए और डेटा सौंप दिया गया सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय को। लेकिन फिर वही हुआ जो अक्सर होता है, साल दर साल बीतते गए लेकिन इस डेटा पर कभी बात नहीं हो सकी। जब मोदी सरकार आई तो थोड़ी बहुत सुगबुगाहट जरूर हुई। एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाया गया ताकि इस डेटा को वर्गीकृत किया जा सके, लेकिन इस ग्रुप ने रिपोर्ट दी या नहीं किसी को नहीं पता। नतीजा, मोदी सरकार ने भी इस जाति आंकड़े को जारी करना जरूरी नहीं समझा। अब इस बार जाति जनगणना हो रही है तो योगेंद्र यादव द्वारा पूछे गए 3 सवालों के जवाब बेहद जरूरी हो जाते हैं। पहला, जनगणना कब होगी और यह जातीय जनगणना क्या पूरी होगी या अधूरी? मतलब यह कि अब तक की हर जनगणना में SC/ST की जातियों की गिनती होती रही है, यहां तक कि उनके भीतर की सब जातियों तक का डेटा मौजूद है। तो अगर इस बार सरकार सिर्फ ओबीसी की गिनती जोड़ देगी और अगड़ी जातियों को छोड़ दे, यानी उच्च जातियों को छोड़ दे, तो ये अधूरी जनगणना मानी जाएगी। क्योंकि अगर आप किसी समाज के पिछड़ेपन को मापना चाहते हैं तो पहले आपको आगे वाले की स्थिति भी जाननी होगी। पता चलना चाहिए ऊंची जातियों में किसकी कितनी भागीदारी है और उसकी हिस्सेदारी उस हिसाब से है या नहीं। दूसरा सवाल, क्या जातियों की जानकारी सिर्फ जनगणना तक सीमित रहेगी? क्योंकि जनगणना अपने आप में बस एक आंकड़ा भर देती है, ये नहीं बताती कि किस जाति को कितनी नौकरी मिली या कौन सा समाज अब भी सुविधाओं से वंचित है। तो क्या ये जानकारी सिर्फ जनगणना में इकट्ठा होगी या फिर इकोनॉमिक सेंसस, एग्रीकल्चर सेंसस जैसे दूसरे सर्वे में भी जातिगत आंकड़े जोड़े जाएंगे? और तीसरा, क्या मोदी सरकार आरक्षण की 50% की सीमा को तोड़ने के लिए तैयार है? सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन 10% EWS आरक्षण को इस सीमा से बाहर रखा गया, यानी एक अपवाद बनाया गया। तो अगर जनगणना में पता चला कि ओबीसी आबादी 27% से कहीं ज्यादा है, जैसा कि अंदाजा है, तो जाहिर है कि मांग उठेगी कि आबादी के अनुपात में आरक्षण भी बढ़ाया जाए। अब देखना यह होगा कि क्या सरकार उस दिशा में कोई कदम उठाती है या नहीं, या यह सारा मामला महज एक चुनावी शोर बनकर रह जाएगा। इन 3 सवालों में इस पूरी जाति जनगणना की कहानी छुपी हुई है। बीजेपी की मंशा वाकई कराने की है या नहीं? कास्ट सेंसस पूरी होगी कि नहीं? ओबीसी 27% की जगह 50 या 60% आ गया तो उसका आरक्षण बढ़ेगा या नहीं? ये सारे सवाल इसी 3 सवालों में छुपे हुए हैं। लेकिन इसके अलावा विपक्ष का एक और सवाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या प्राइवेट संस्थाओं में भी आरक्षण दिया जाएगा? क्या हम अपने संविधान की आत्मा के साथ न्याय कर पाएंगे? क्योंकि ये लड़ाई किसी धर्म, किसी राज्य या किसी विशेष वर्ग की नहीं, बल्कि उन करोड़ों भारतीय की है जिनके लिए आजादी सिर्फ एक तारीख है कि भाई 15 अगस्त है कुछ बस, लेकिन उनके पास आजादी का अनुभव नहीं। जाति जनगणना इस आजादी को अनुभूत करने का पहला कदम है। भारत अब उस मुकाम पर आ चुका है जहां झूठी समानता के पर्दे फाड़कर सच्ची बराबरी की तस्वीर सामने लानी ही होगी। जाति जनगणना वो आईना है जिसमें भारत को अपनी असली सूरत देखनी पड़ेगी, और तब राजनीति भी बदलेगी, समाज भी बदलेगा, और सबसे बढ़कर इंसाफ की वो तहरीर लिखी जाएगी जो आज तक अधूरी थी। आपकी राय क्या है? कमेंट में लिख के बताएं। मॉलिटिक्स को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।